पता हो कि नोट कहां देना है और वोट कहां देना है, उस समाज की पीढ़ियों को गुलाम होने से कोई बचा नहीं सकता। शिक्षा महंगी हो गई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, जब इस प्रोफेसर की डायरी को आप पढ़ेंगे, इसमें वो बात लिखी हुई है। मैं जब उस यूनिवर्सिटी में गया तो 4,000 रुपए में बीए हुआ करता था, अलग अलग कोर्स का अलग अलग फीस। आज उसी फीस को बढ़ाकर 40,000 तक कर दिया गया है। राष्ट्रपति उनके हिसाब से हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, लोकसभा अध्यक्ष हिंदू, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हिंदू, सबसे ज्यादा सांसद हिंदू, मंत्री हिंदू, सब वही हैं। तब भी मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं और उधर से जो है कहते हैं हिंदू खतरे में है। क्या ये सही बात है? नहीं, कुर्सी खतरे में। दंगाइयों का रथ रोकने के लिए सामने खड़ा हुआ है, इसका इतिहास समाजवादियों का रहा है। चाहे मंडल के विरोध में कमंडल लेके कोई निकला, तब भी कोई समाजवादी नेता खड़ा होकर के समस्तीपुर में उनके रथ को रोका और उनको दंगाइयों को रोक करके कहा कि ये दंगे का बिहार नहीं बनने देंगे। उनकी सजा उन्हें मिली। हीरा चोर विदेश में मौज करेगा और खीरा चोरी के नाम पर हमारे नेताओं को बदनामी और जेल मिलेगी। सच है कि नहीं? और आजकल कोशिश की जाती है कि उनको एक जाति का नेता, एक धर्म का नेता बना दिया जाए। जिस दौर में मंडल के विरोध में यहां लड़ाई लड़ी समाजवादियों ने और अंबेडकरवादियों ने, उसी दौर में उत्तर प्रदेश में वहां भी एक समाजवादी नेता थे। उन्होंने संविधान को बचाने के लिए जो भी कड़ा फैसला लेना था उन्होंने लिया और संविधान की रक्षा करने के लिए कुर्सी की रक्षा करना अपना प्राथमिकता नहीं देखी थी। और दोनों नेता पहली बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव। ये बात क्यों खुल के कहने की जरूरत है? क्योंकि उन्होंने एक जाति की राजनीति कभी नहीं की, विचारधारा की राजनीति की थी। आज तो सोचना पड़ेगा साहब, आऊं गांव गांव अगर मुझे आप ले चलेंगे तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। 2 तल्ला मकान बनवाया तो ऊपर वाले बाथरूम का पाइप जो है टूट गया तो पानी गिरते गिरते नीचे वाली दीवार पर एक आकृति बन गई। एक दिन देखा कि पड़ोसी आकर के कहा कि अरे यहाँ तो फला प्रकट हो गए, वहां फूल चढ़ाने लगा। शाम तक पूरी लाइन लग गई वहां पर। क्या हुआ? कहा अरे यहाँ पर अवतार हुआ है, पूरा वो सब लग गया। अभी भी गूगल करिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। मैं एक एक बात आंकड़े के साथ कह रहा हूं। कैसे इन खतरों से लड़ा जाएगा? मुझे याद आता है कि गर्मी का दिन, गेहूं पका हुआ होता है, किसान पूरी मेहनत से गेहूं को सींच करके ठंड में जाग करके सींचता है, उसकी देख रेख करता है। फसल काटने के ठीक पहले अगर आग लग जाती है तो क्या वो आग मेड़ पहचानती है? क्या किस जाति का आग लगी तो दूसरी जाति के गेहूं में आग नहीं लगेगी? गांव के लोगों को पहचान के बताओ। जिधर से हवा चलेगी वो आग फैलती चली जाएगी कि नहीं? ऐसे वक्त में क्या वो व्यक्ति सुरक्षित है जो कहे कि हमारा खेत तो बहुत दूर है, वहां तक तो आग पहुंचेगी ही नहीं? गांव के कम पढ़े लिखे लोग भी एक साथ इकट्ठा होकर पेड़ की डंडल तोड़कर हाथ में जो भी सामान आया उसको लेकर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब जाकर के दूसरे का भी गेहूं बचा, अपना भी खेत बचा। आग लगाने के वक्त में छोटे छोटे मतभेद भुलाकर अगर इस देश के संविधान मानने वाले सारे लोग एक न हो गए तो ये आग एक दिन आपके बच्चों का भविष्य भी ले जाएगी। ये पहला निवेदन मैं आपसे करना। जिस समाज को ये न पता हो कि नोट कहां देना है और वोट कहां देना है, उस समाज की पीढ़ियों को गुलाम होने से कोई बचा नहीं सकता। क्या ये वाक्य ऐसा नहीं है कि गांव गांव की दीवारों पर लिख दिया जाए? मेहनत करके कमेरा ने कमाया, नोट कोई और लूट ले गया। कभी महंगाई के नाम पर लूट ले गया, कभी बीमारी के नाम पर दवाई में वो नोट चला गया, कभी आपकी मेहनत की पूंजी को कोई और देश बेच करके लेके गया। शिक्षा महंगी हो गई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, जब इस प्रोफेसर की डायरी को आप पढ़ेंगे, इसमें वो बात लिखी हुई है। मैं जब उस यूनिवर्सिटी में गया तो 4,000 रुपए में बीए हुआ करता था, अलग अलग कोर्स का अलग अलग फीस।
आज उसी फीस को बढ़ाकर 40,000 तक कर दिया गया है। यानी 10-15 साल में 10 गुना फीस बढ़ गई विद्यार्थी के। यहाँ खगड़िया के जितने सम्मानित लोग बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति हाथ उठाकर बता दे कि 10-15 साल में किसी की आमदनी दुगनी हुई क्या? जोर से बोलिए। एक भी व्यक्ति की आमदनी दुगनी हुई? और खर्चा 10 गुना हो गया। केवल शिक्षा की बात कर ले अगर, तो क्या ये शिक्षा हमारे हाथ से दूर हो गई कि नहीं? एक जमाने में वही नारा लगाते थे, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। आजकल सब धर्म बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही चंदन जी ने। जब ये भाजपाई सब नहीं था तब धर्म खतरे में भी नहीं था। ये सब आया तो धर्म खतरे में लेके आया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? समझ गए कि नहीं? यही बात तो गांव वालों को समझानी है। राष्ट्रपति उनके हिसाब से हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, लोकसभा अध्यक्ष हिंदू, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हिंदू, सबसे ज्यादा सांसद हिंदू, मंत्री हिंदू, सब वही हैं। तब भी मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं और उधर से जो है कहते हैं हिंदू खतरे में है। क्या ये सही बात है? नहीं, कुर्सी खतरे में है। कुर्सी खतरे में है और कुर्सी खतरे में बचाने के लिए धर्म के नाम पर आपको लड़ा रहा है। हम जहां बैठे हैं, कुछ दिन पहले यहां से एक खबर आई हमारे भी पास कि फलाने जगह पर रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। कहां की खबर है? ये बगल में बेगूसराय की नहीं, थोड़ा और आगे। वहां से तो यात्रा निकल रही थी, किशनगंज। समझ गए ना आप किस इलाके की बात कर रहा हूं? और वहां का सांसद बोलता है कि इस राज्य में रहना है, इस जिले में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। ये खतरा आपके बिहार के सामने खड़ा है। और अगर इस खतरे को आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो बताइए, अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो किसी तरह से कमेरा लोग एकजुट हो गए। और ये बिहार के लोगों के बीच में कहूंगा, समाजवादियों का रथ, दंगाइयों का रथ रोकने के लिए सामने खड़ा हुआ है। इसका इतिहास समाजवादियों का रहा है। चाहे मंडल के विरोध में कमंडल लेके कोई निकला, तब भी कोई समाजवादी नेता खड़ा होकर के समस्तीपुर में उनके रथ को रोका और उनको दंगाइयों को रोक करके कहा कि ये दंगे का बिहार नहीं बनने देंगे। उनकी सजा उन्हें मिली। हीरा चोर विदेश में मौज करेगा और खीरा चोरी के नाम पर हमारे नेताओं को बदनामी और जेल मिलेगी। सच है कि नहीं? और आजकल कोशिशें की जाती है कि उनको एक जाति का नेता, एक धर्म का नेता बना दिया जाए। जिस दौर में मंडल के विरोध में यहां लड़ाई लड़ी समाजवादियों ने और अंबेडकरवादियों ने, उसी दौर में उत्तर प्रदेश में वहां भी एक समाजवादी नेता थे। उन्होंने संविधान को बचाने के लिए जो भी कड़ा फैसला लेना था उन्होंने लिया और संविधान की रक्षा करने के लिए कुर्सी की रक्षा करना अपना प्राथमिकता नहीं देती थी। और दोनों नेता पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, चाहे वो बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव। ये बात क्यों खुल के कहने की जरूरत है? क्योंकि उन्होंने एक जाति की राजनीति कभी नहीं की, विचारधारा की राजनीति की थी। आज तो सोचना पड़ेगा साहब, अयोध्या में उन्होंने अपनी विचारधारा के फतह का झंडा गाड़ा है। लेकिन नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। उसी अयोध्या में चुनाव हुआ, समाजवादियों ने उन लोगों को वहीं चुनाव हराया और अपना एक अवधेश प्रसाद पासी समाज का आदमी वहां का सांसद बन के बैठा है। ये अखिलेश यादव के पीडीए की बात है। 37 सीटें जीते, तो क्या बिहार में कहां चूक हो गई? और इसलिए हराने के लिए तो वो और हराएंगे, जीतने के लिए हमारी कोशिश क्या होगी? क्या हम यही कहते रहेंगे कि उन्होंने इससे हरा दिया, उससे हरा दिया, पैसा बांट दिया? वो तो करेंगे साहब, उनको तो कुर्सी चाहिए। हमारे समाज को क्या चाहिए? चुनाव इसलिए नहीं है कि ये कोई चुनावी मंच, इसलिए मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। संविधान बचाओगे कैसे? उत्तर प्रदेश में आकर देखो, एक आंदोलन आप नहीं कर सकते, आपके ऊपर 4 मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया जाएगा। और आज उत्तर प्रदेश के जेलों में सबसे ज्यादा जो कैद है वही 90% कमेरा लोग हैं। तो संविधान अगर नहीं बचेगा तो ये होगा। अगर बिहार भी उत्तर प्रदेश की राह पर चला गया तो क्या होगा?
फिर किसको इतिहास बताएंगे कि जब इस देश को जरूरत पड़ी तानाशाही के खिलाफ लड़ने की तो बिहार से संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का आगाज हुआ था? किसको इतिहास बताएंगे? आने वाली पीढ़ी तो ये पूछेगी कि जब संविधान पर सबसे बड़ा खतरा था तब बिहार क्या कर रहा था? तब बिहार बटा हुआ था, तब बिहार अपना वैचारिक दुश्मन नहीं पहचान पाया, क्या बिहार अवसर को नहीं देख पाया? इसका खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है। और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो राज्य, मैं तो इसलिए उत्तर प्रदेश वाले लोगों को अभी गौतम जी बोल रहे थे, मैं वाकई सबसे ज्यादा बिहार में बुलाया जाता हूं और इतना प्रेम सम्मान आपका मिलता है। ये हमारी पूंजी है, ये हमारी हिम्मत है, ये हमारे सबसे बड़ा हौसला है। लेकिन 2025 तक मैं चाहूंगा कि और बिहार आऊं, गांव गांव अगर मुझे आप ले चलेंगे तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। इसलिए क्योंकि 2025 में अगर आप यहां पर संविधान बचाने में कामयाब हो गए तो 2026-27 तक उत्तर प्रदेश और 2000 उसके आगे बढ़ते जाइए तो दिल्ली पर भी संविधान को बचाने वाले लोगों का राज होगा। इसके लिए हम ये लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने आए। तो इसलिए एकमात्र चीज लड़ाई का हथियार है, वो है संविधान। और आखिर में जाते जाते दो तीन मोटी मोटी बातें, इस सम्मेलन के बाद क्या होगा? एक एक रुपया जोड़ करके इस आयोजन समिति ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, कुर्सियां खाली रहीं, कोई बात नहीं, हमारी बात दूर तक जाएगी आपके जरिए। आप इस बात के मकसद को गांव तक कैसे ले जा सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, दंगाइयों को पहचाना जाए और जिस समय जो दंगाइयों का साथ दे, साफ लड़ाई आर्या पार की है। आप या तो संविधान बचाने वाले खेमे में खड़े हैं या संविधान को बदलने वाले खेमे में खड़े हैं, बीच में कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आर्या पार की लड़ाई है, गांव गांव इस बात को पहुंचा दीजिएगा, इस बात का वोट संविधान के नाम होना चाहिए, क्योंकि संविधान नहीं बचेगा तो हम बचेंगे। दूसरी बात, बिहार के गठबंधन की सरकार को तो मैं बधाई बार बार देता हूं। आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना हुई, उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए और जिन लोगों को अफवाहों और झूठ के नाम पर, झूठ चलता है उनका, सच से वो सामना नहीं कर पाते। दिल्ली का एक घटना है, गूगल करके जरा समझिएगा, इससे दोनों बात आप समझ जाएंगे। एक आदमी 2 तल्ला मकान बनवाया तो ऊपर वाले बाथरूम का पाइप जो है टूट गया तो पानी गिरते गिरते नीचे वाली दीवार पर एक आकृति बन गई। एक दिन देखा कि पड़ोसी आकर के कहा कि अरे यहाँ तो फला प्रकट हो गए, वहां फूल चढ़ाने लगा। शाम तक पूरी लाइन लग गई वहां पर, क्या हुआ? कहा अरे यहाँ पे अवतार हुआ है, पूरा वो सब लग गया। अभी भी गूगल करिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं एक एक बात आंकड़े के साथ कह रहा हूं। उस इलाके पर जब शाम को मकान मालिक देखा, कहा कि तो पूरा जमीन हमारी चली जाएगी। रात में उसने उस पर पेंट करवा दिया, अगले दिन फूल लेके लोग पहुंचे तो पता चला कि अवतार कहीं और चला गया। मैं कहना क्या चाहता हूं, धर्म दिल में है भाई, धर्म राजनीति का विषय नहीं है। हम कबीर को पढ़ने वाले लोग हैं, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये दिल में हमारे धर्म हो रहा है। तो जो भगवान को मानता है वो भगवान को माने, जो खुदा को मानता है वो खुदा की इबादत करे, जो वाहे गुरु को मानता है वो गुरुद्वारे जाए, जो बुद्ध को मानता है वो बौद्ध विहार जाए, जो किसी को नहीं मानता है वो भी पूरे सम्मान से इस देश में रहे। इसकी किताब का नाम भारत का संविधान है। और धर्म के नाम पर लड़ाने वाले दंगाई लोग आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इस बात को गांव गांव पहुंचाने की जरूरत है। तो दंगाइयों को पहचानो, बलवाइयों को पहचानो। और वर्तमान में जाति जनगणना जब हुई तो जाति जनगणना ने हिस्सा कैसे दिया, हिस्सेदारी की बात की, 65% आरक्षण बढ़ाया। ये जितना सब धर्म बचाने के नाम पर आता है, उनसे एक सवाल पूछना, SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण के आप समर्थन है कि विरोधी हैं? तुरंत वो कहेगा ये विरोधी है, जातिवाद बढ़ जाता है। पहचान जाइए कि वो असली विरोधी किस चीज का है। समझ गए कि नहीं?
आपके आरक्षण का विरोधी कौन? वही जो धर्म की बात करे। तो बताओ, अगर आरक्षण ना होता तो हम लोग यहां होते क्या? 65% आरक्षण बिहार ने बढ़ाया, न्यायालय ने रोक दिया। क्या कह के रोक दिया? कि भाई आप बढ़ा नहीं सकते 50% से ज्यादा। उस जमाने में मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के गृह मंत्री, जिनका बेटा सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा क्रिकेटर था, इसी के वजह से उसको बीसीसीआई का पहले चेयरमैन बनाया गया, और ब्रायन लारा को भी पीछे छोड़ दिया तो आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया। वहां परिवारवाद नहीं है, लेकिन गृह मंत्री का बेटा हजारों करोड़ की संस्था का चेयरमैन बना हुआ बैठा है। वो काहे धर्म बचाने नहीं आता जी? और एक को यात्रा में वो अमित शाह का बेटा कहीं नहीं आता है? आई जितना नेता सभी दंगाई बात बोलता है, इनका बेटा बेटी कहीं नहीं आता है? एक को अपना बेटा बेटी को यहाँ नहीं भेजेगा, विदेश में पढ़ाई करता है। वो भी पटना आए तो कहे कि जाति जनगणना तब हुई जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार थी। तो उत्तर प्रदेश में किसकी है? उत्तर प्रदेश में तो फुल मेजॉरिटी है। अब जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? दिल्ली में किसकी सरकार है? इसलिए ये बात गांव गांव पहुंचाना। जाति जनगणना से अभी जो चंदन जी ने बहुत साफ बात कही, उससे पता चलता है, एक्सरे है वो, कि शिक्षा कितनी मिली पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज को, आदिवासी समाज को, रोजगार कितना मिला, अधिकार कितना है, जमीन का मालिकाना हक कितना है, संपत्ति कितनी है। एक्सरे हो गया तो बाकी समाज अपना हक मांगने के लिए एकजुट होगा कि नहीं होगा? और आज हमारे ही लोग उनके साथ खड़े होकर के जाति जनगणना पर चुप्पी साध गए। जाति जनगणना के नाम पर लोगों को गोलबंद करना हमारी जिम्मेदारी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी बिहार में सबसे जरूरी है, बिहार में एक काम करने की जरूरत है। जाति तोड़ो, मरहूम शरद यादव जी नारा लगाया करते थे, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अर्जक संघ का, त्रिवेणी संघ की यह जमीन है। त्रिवेणी संघ को तो बदनाम कर दिया। ये रिंकू जी यहाँ बैठे होंगे, हम लोगों की लंबी चर्चा इस बात पे होती थी कि त्रिवेणी संघ का नारा 90% कमेरा का था, और उसको भी बदनाम कर दिया कि 3 जातियों का सम्मेलन है। आज भी लोग बदनाम कर रहा है कि फलाने तो एक ही जाति के हैं, फलाने तो उन्हीं के हैं। इसलिए मैं कह के जा रहा हूं, त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ आज अगर होता तो क्या कर रहा होता? आज अगर वो अपना हिस्सेदारी की बात पूछ रहा होता तो क्या पूछ रहा होता? विश्वविद्यालयों को आपने बर्बाद कर दिया, विश्वविद्यालय नया कोई खोला नहीं, झूठ पे झूठ बोलना, 3 परिचय उनका है, झूठ, लूट और फूट। झूठ बोलते हैं, हर एक चीज में कोई भी वादा पूरा नहीं किया। लूट लिया पूरे देश को इतना कि भारतीय जनता पार्टी के 900 कार्यालय पूरे देश में हैं, और देश में जिले भी 700-750 से ज्यादा नहीं है। बताओ कहां से पैसा आया? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के जितने जिले नहीं उतने कार्यालय बना लिए, और कार्यालय 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल की तरह है। मंडल तक हर जगह बना दिया भाई। आजकल नया नया सब 2-4 रुपया को भी अपना काम पे लगा दिया है। वो सब कहता है 9वां फेल आदमी कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। उसको एक को बार पूछते नहीं देखे कि चौथा पास है कि फेल है डियर प्राइम मिनिस्टर। एक बार पूछ के देखो, डिग्री से तय होता है क्या? बहुत पढ़े लिखे लोग भी बहुत खराब निकलते हैं, और जिनके गांव में कमेरा लोगों को पता है किस रेत से कपड़ा साफ होता है, ये कोई धोबी ने पहचान करके बताया होगा। किस लकड़ी से मजबूत हथियार बनेगा, ये किसी बढ़ई ने रिसर्च करके बताया होगा। लोहा पिघलाकर कैसे एक मानव सभ्यता के विकास में काम करेगा, ये किसी लोहार ने बताया होगा। किसी कुम्हार ने मिट्टी से बर्तन बनाया होगा, किसी और तमाम पेशे में, किसी नाई ने, किसी तमाम जातियों ने मिल करके इस देश को रहने लायक बनाया। और आज जब आपका हिस्सा चाहिए तो आप देश चलाने में कहीं नहीं है। इसलिए ये लड़ाई आर्या पार की लड़ाई है। कोई अगर मतभेद रह गया हो, जिसकी जितनी संख्या भारी, पसमानदा आंदोलन के लोग एक नारा लगाते हैं जो बहुत अच्छा है, और मैं आपको ये जाते जाते एक नारा देकर जा रहा हूं जो उनका नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या? गांव में चलेंगे, जिस जाति को कहा जाएगा कि संख्या में ज्यादा है, कथित तौर पर ताकत में ज्यादा है, खटिया पर नीचे बराबर में बैठेंगे,
उसके दुख में दुखी होंगे, उसके सुख में सुखी होंगे, हर एक जाति बिरादरी के लोगों को जोड़ेंगे, तब जाके 90% कमेरा लोगों की पहचान एक होगी। इसलिए आज से ही एक मिशन अभियान पर निकलिए, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, तब जाकर के समाज बनेगा और एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा। बताइए, करने को तैयार हैं आप? पढ़े लिखे लोग क्या कर सकते हैं? जो लोग नौकरी पेशा हैं, खगड़िया में आज सम्मेलन हो गया, अगले रविवार को 10-20 लोगों को चाय पर बुलाइए अगर आप सक्षम है तो, और चाय पर बुलाकर चर्चा करिए कि अगर 25 में बिहार में संविधान नहीं बचा, सच सच बताना बिहार के लोगों, हमसे बेहतर आप जानते हो, 90 के पहले का दौर वापस लौटने में कोई शंका है क्या? समझदार को इशारा काफी। जितनी लड़ाई लड़ने के लिए कुर्बानी दी गई, जगदेव बाबू, मैं कल वहीं अरवल में था, वहां वो बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा मेरी आंखों के सामने जगदेव बाबू को हत्या की गई। मैं जानता, मैं देखा, मैंने साजिश देखी अपने आंखों के सामने। जगदेव बाबू कुर्बान हो गए, कर्पूरी ठाकुर कुर्बान हो गए, गालियां सहकर के अपमान देखा, तब भी इस बिहार के लोगों को समानता और न्याय के लिए आरक्षण देकर चले गए। वो कर्पूरी ठाकुर का सम्मान आज भी क्या पूरा हो पाया? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राम नरेश यादव थे, पूरे देश में हम ये बात कहते हैं, जिन जातियों को आप समझते हैं कि ताकतवर है, अपमान नहीं है, उन जातियों के नाम पर मेरे पूर्वांचल में सब गाड़ी चलती है, अहिर, गड़िया, कुर्मी, चोर, घर सारे का टंगरी तोड़। अहिरों की बुद्धि घुटने में, 12 बजे की बात खुलती। कितना अपमान सहा है हमारे लोगों ने, तब जाकर के खटिया पर बराबर बैठने का हक मिला था। और जाओ आप विश्वविद्यालयों में देखो, हम सारे लोग विश्वविद्यालय से निकले हुए लोग हैं। अगर थोड़ा भी कमजोर रहे होते, ये नौकरी उनके हाथ में थी। कोई कह रहा था कि नौकरी से बहिष्कृत हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहिष्कृत वो क्या करेंगे? वो चाहते थे कि समझौता कर लो तो नौकरी करने देंगे। हमने कहा ऐसी नौकरी को हम लात मारते हैं, ऐसी नौकरी हम आपको करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो गुलाम बनाना चाहते हैं। और हमारे समाज के लोग अगर गुलाम बन गए तो कुर्सी बचाने के लिए, नौकरी बचाने के लिए, अपना खेत खलियान बचाने के लिए कुर्बानी और सारे समझौते कर रहे हैं। अब गुलामों का इतिहास कभी भी याद नहीं किया जाएगा। हजारों साल का इतिहास पढ़ना बिहार के लोगों, एक पन्ना इतिहास में कहीं गुलामों का मिल जाए तो बताइएगा। शासकों का इतिहास है, लड़ने वालों का इतिहास है, जीतने वालों का इतिहास है, हारने वालों और समझौता करने वालों का कभी इतिहास में कोई नाम नहीं मिलता। हम भी याद करते हैं तो जगदेव बाबू को याद करते हैं, समझौता करने वाले और कुर्सी बचाने वालों को याद नहीं करते। लेकिन आज दिल बड़ा करने की जरूरत है। मैं यही निवेदन करके विदा लूंगा, क्योंकि आप लोग सुबह से बैठे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपको। काम के दिन आप लोग इतने आए, लेकिन क्या मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? जब जब छुट्टी मिले, जब जब समय मिले, एक एक चट्टी चौराहे पर बैठ करके जाति जनगणना पर, आरक्षण पर, संविधान पर, सामाजिक न्याय पर और बराबरी और सम्मान पर चर्चा करना शुरू कर देंगे कि नहीं करेंगे? राजनीतिक चर्चा नहीं, सामाजिक चर्चा, समाज को जोड़ने की चर्चा, लोगों को फायदा बताने की चर्चा, लोगों को प्रेम मोहब्बत बढ़ाने की चर्चा। और जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी जिम्मेदारी। जिसकी संख्या ज्यादा है, 2 कदम पीछे आए। किसी अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अभी जब वक्ताओं का नाम पुकारा जा रहा था तो एक गुलदस्ता यहां नजर आ रहा था, जिसमें हर रंग के फूल खिले हुए हैं, हर तरह के लोग यहां मंच पर बैठे हुए हैं। इसी गुलदस्ते का नाम भारत है, इसी गुलदस्ते का नाम संविधान है। इसलिए आप जिस गाड़ी से चलें, उस गाड़ी में अगर 4 लोग हैं और 4 लोग 3 अलग अलग बिरादरी के नहीं हैं, तो फिर मुश्किल है संविधान बचेगा। अपनी जाति तो बच जाएगी, हो सकता है संख्या में ज्यादा हो, लेकिन संविधान और देश नहीं बचेगा। इसलिए जाति तोड़ें और समाज जोड़ें। और जिनकी आबादी कम है, जिनको प्रतिनिधित्व कम मिला, जिनको हिस्सेदारी कम मिली, आइए एक ऐसा मंच अगली बार खगड़िया में लगाइएगा। हम सारे लोग वहां नीचे बैठेंगे और अपने बीच के समाज के कमेरा लोगों को मंच पर खड़ा करेंगे और उनको आगे बढ़ा करके, कंधा लगा करके देश का हुक्मरान बनने में उनकी मदद करेंगे। क्या गलत है ये? क्या मेरा प्रस्ताव गलत है? हर जाति बिरादरी को जोड़ना हमारा फर्ज है। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। 2-4 बात बर्दाश्त कर लीजिए,
दो चार बात सह लीजिए, कोई अगर आलोचना करे तो सुन लीजिए, कोई आपकी कमी गिनाए सुन लीजिए, क्योंकि बड़ी लड़ाई लड़ने का वक्त है बिहार के लोगों। 25 में बिहार को सांप्रदायिकता की आग में जलने से न बचा पाए, 25 में बिहार में संविधान को अगर न बचा पाए, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई महंगाई के सवाल पर पूरे बिहार को एकजुट न कर पाए, तो याद रखिएगा ये ऐतिहासिक मोड़ है। पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चुनाव तो होंगे दोबारा, सरकारें तब भी बनेंगी, लेकिन लड़ने वाला मौका शायद हाथ से छीन लिया जाएगा। फिर शायद क्या यही गिनाते रह जाएंगे कि हम फला की वजह से नहीं लड़े, हम फला की वजह से नहीं लड़े। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जग में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। सब जलेंगे, किसी का नंबर बाद में आएगा, किसी का पहले आएगा। यही निवेदन, 3 बातों का निवेदन हमने आपसे किया। बहुत वक्त हो गया, आपने मुझे सुना। जाते जाते मन करेगा तो प्रोफेसर की डायरी पढ़ने के लिए लीजिएगा जरूर। बहुत लोगों ने निवेदन किया था तो कुछ प्रकाशक ने भिजवा दी किताबें। शिक्षा बचाना है, तलवार के दौर में कलम बचाने की लड़ाई करने के लिए एकजुट हो जाइएगा। कलम बचेगी तो आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होंगी, मानसिक रूप से गुलाम पैदा नहीं होंगे। और अगर गुलाम पैदा नहीं होंगी तो विज्ञान और तर्क से चलेंगी। कोई बाबा आके कह देगा कि गोबर में खाओ, उससे औषधि है, बीमारी ठीक होगी। आपका बच्चा कहेगा ना रे भाई, गोबर तुम खाओ, हम हलवा खाएंगे क्योंकि हम किसान कमेरा के बच्चे हैं। आज इस देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है कि कुछ लोग पूरे देश को गोबर खिलाना चाहते हैं। क्या बिहार गोबर खाने को तैयार है क्या? बिहार को पता है कि गोबर खेत में डाल करके हम अनाज पैदा करते हैं और उस अनाज को खाते हैं। डायरेक्ट जिसको गोबर खाना हो उसको भी हम मना नहीं करते, खाओ, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए गोबर नहीं छोड़ करके जाएंगे। हम अपने बच्चों को शिक्षा छोड़ करके जाएंगे, कलम छोड़ करके जाएंगे, संविधान छोड़ करके जाएंगे। इसके लिए एकजुट होने का वक्त है। यही निवेदन करने में आया। खगड़िया के लोगों, आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। सामाजिक न्याय आंदोलन, ये रिंकू जी, गौतम जी, इनका पूरा एक टीम है, गांव-गांव में सम्मेलन करती है। आप भी इस सम्मेलन को छोटे-छोटे जगह पर करिए और 2025 तक जब जब बिहार मुझे बुलाएगा मैं दौड़ करके आऊंगा। संविधान बचाने की लड़ाई में, समाजवादी भारत बचाने की लड़ाई में, सामाजिक न्याय का भारत बचाने की लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ेंगे। पुरखे भी जीते थे, हम भी जीतेंगे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।